नमस्कार। जन सारथी न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अतिबल सिंह यादव। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम से हर कोई परिचित है और सभी ये जानते हैं कि नगर निगम में अगर कोई जिम्मेदारी भरा काम है तो डॉक्टर अतिबल सिंह यादव ही निभा सकते हैं, वो भी बखूबी। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपकी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नगर निगम में जब आपने ये पद संभाला निगम आयुक्त का, उस समय आपको क्या लगा? एक बड़ी जिम्मेदारी वाला पद आपको मिला है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर डाली गई हैं। किस तरह से आप इसका निर्वहन कर पा रहे हैं? मैंने ग्वालियर नगर निगम में जब से पदस्थ हुआ हूँ तो शुरुआत में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से हुआ था, फिर सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एजुकेटिव इंजीनियर, और फिर उसके साथ ऐसे करते हुए मैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर तक आ गया। और वर्तमान में करीब हम 80 के लगभग पदों पे मैं यहाँ काम कर चुका हूँ और हर विभाग का मैं एचओडी रह चुका हूँ। यानी आपने हर विभाग को बखूबी निभाया, हर विभाग की जिम्मेदारी जो आपने बखूबी निभाई है। इतना सारा टैलेंट आखिर आया कहाँ से? हम तो अपने गुरु सेवा में रहा हूँ और शुरुआत में अपने अधिकारी को, जो हमारा सुपर बॉस रहते हैं आयुक्त महोदय, और उन्हीं के आदेशों का अक्षर सा पालन करता हूँ। जो हमें आदेश दिया जाता है उसका मैं पालन करता हूँ। वो चाहे जैसा कोई भी पद रहा है, इसलिए हमें भर्ती हुए तभी से 2-4 पद, 10 पद, 11 पद, 16 पद तक हमारे पास यहाँ रहे हैं। और जो हमें आदेश दिया है मैं उसका मैंने अक्षर सा हर विभाग का पालन किया है। चाहे हम फायर ब्रिगेड की बात करें, मदाखलत की बात करें, जन कल्याण, जन कार्य, विद्युत शब्दाग्रह भी आपके पास है, बाढ़ नियंत्रण कक्ष, आपदा प्रबंधन, ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब हर व्यक्ति सबसे पहले यही चाहता है कि भाई किसी भी अगर परेशानी में घिरा है तो सबसे पहले उस तक सहायता पहुंच जाए, और ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। किस तरह से इस काम को निभाते हैं? मैंने बताया कि मैं करीब 80 पदों के लगभग काम कर चुका हूँ, तो हर विभाग का एचओडी रह चुका हूँ। तो इसलिए हमें कोई भी आदेश मिलता है हम उसे बखूबी निभाता हूँ। और हमें आदेश का अक्षर सा पालन करने के लिए हमें गुरु सेवा में जो हमें सीख मिली है कि अपने वरिष्ठ के अधिकारियों का आदेश का पालन करना, उन्हें कम से कम परेशान करें, सारी समस्याएं खुद ही निपटाने का प्रयास करें, उनके पास केवल रिजल्ट जाना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपना पूरा आदेश का अक्षर सा पालन करता हूं। जो भी हमें कर्तव्य दिया जाता है उसका पूर्णतः पालन करने के कारण ही हमें वरिष्ठ अधिकारी, हमें जो पद कोई नहीं कर सकता वो हमें पद काम दिया जाता है और उससे मैं बखूबी निभाता हूं, उसके रिजल्ट देता हूं। अच्छा, इतने पदों की जिम्मेदारी आपके पास है, तो क्या ये सिर्फ अनुभव के आधार पर आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या आपके पास कोई डिग्रीज भी हैं, आपने कहीं से कोई सीखा है, ट्रेनिंग वगैरह ली है? नगर निगम में जितने भी विभाग हैं हर विभाग की मेरे पास डिग्री है। अच्छा। हाँ, जितने भी विभाग हैं, चाहे वो इंजीनियर से जुड़ा हुआ हो, चाहे लॉ से जुड़ा हुआ हो, चाहे फायर से जुड़ा हुआ हो, किसी भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से जुड़ा हुआ हो, सभी विभागों में मैंने काम किया, सभी विभागों का एचओडी रहा हूँ। अच्छा, इसीलिए सब आपको सर्वगुण संपन्न एचओडी मानते हैं। इसलिए सब विभागों का अनुभव होने के कारण इसलिए हम सर्वगुण संपन्न, तो कोई न कोई कमी तो लोग निकालते ही रहते हैं, लेकिन हमें आज तक किसी में कभी हमें कोई परेशानी नहीं हुई और हमने हर आदेश का पालन किया है, हर विभाग का पालन किया है, किसी विभाग में फेल नहीं हुआ हूँ। लोगों ने कई विभाग ऐसे दिए कि इस विभाग में शायद ये फेल हो जाएगा, लेकिन हमने उस विभाग को भी, जो कहिए कहते हैं ना जमीन पर पड़े हुए मरे के समान थे, उनको जिंदा करके खड़ा कर दिया। और आज शहर में हर विभाग को मतलब जीवित करके दिखा दिया है कि हर विभाग में कुछ होता है, चाहे वो संपत्ति कर की वसूली से जुड़ा हो, चाहे पेयजल की वसूली से जुड़ा हुआ। इसलिए हर विभाग की वसूली का अधिकारी भी रहा हूँ, हर विभाग की। और उसके अलावा मैं ये सभी विभागों में, चाहे वो पीएचई का हो, चाहे सीवर प्रोजेक्ट का पद रहा हो, चाहे हेल्थ का रहा हो, चाहे जनकार इंजीनियरिंग सेक्शन से जुड़ा हुआ हो, चाहे मैकेनिकल का रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का रहा हो, चाहे ये कहना अपना जीएडी से जुड़ा हुआ प्रशासनिक पद भी रहा हो, सभी पदों पे मैंने किया है। चाहे फायर से जुड़ा हो, चाहे मदाखलत से जुड़ा हुआ हो, किसी भी बस पीछे नहीं रहा हूँ। संपत्ति के वसूली में भी हमें जो आदेश मिलता था उसमें सर्वोपरि रहता था। अच्छा, ये शायद यही कारण है कि आपको जो है नगर निगम में एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। जब कहीं किसी परेशानी में घिरा पाते हैं निगम अधिकारी, तो उनको सिर्फ एक नाम याद आता है, डॉक्टर अतिबल सिंह यादव, कि भाई अगर ये नहीं हो पा रहा है तो बुलाओ, उनको बुलाओ,
ये शायद वो ही इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। हमारे विभाग का एचओडी कई बार रह चुका हूँ जी, नहीं कि एक बार रहा हटा, फिर उन्होंने दूसरा खराब हुआ वहाँ भी दे दिया, कभी वो भी दे दिया, साथ में 4 पद और दे दिए, फिर और भी पता जरूरत पड़ा था 6 पद दे दिए। तो ऐसे मैंने कहा ना 16-16 पदों तक हमें काम दिया है, छोटे बड़े सभी विभाग दिए, जो नगर निगम के सबसे बड़े बड़े विभाग हैं वो भी दिए, मैंने सबको करके दिखाया है। तो आपने अपने कंधों को इतना मजबूत आखिर कहाँ से किया? क्या क्या, अब जैसे ये डॉक्टर हमारी गुरु सेवा है, मैं जन्म से हम गुरु सेवा में रहा हूँ और हम जन्म से शिष्य हूँ, तो इसलिए हमें वो सेवा भाव है, हमें जो आदेश मिलता है उसका पालन करना पहला कर्तव्य समझता हूँ। अपने गुरु को या अपने वरिष्ठ को उसी लिहाजे से देखता हूँ, अपने ईश्वर के रूप में देखता हूँ। उसने जो हमें आदेश मिला है उसका हमें पालन करना मेरा कर्तव्य है, उसमें किंतु परंतु करने की कोई संभावना नहीं रखता हूँ। लेकिन काम करते हुए कुछ लोग जो चमचागिरी करते हैं, वो लोग हमारे किंतु परंतु करके हमारा डिफेम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य की विजय होती है। और हर समय मैं आज 41 साल तक सत्य की विजय पर जीता हुआ और यहाँ तक आ गया हूँ। आज तक कोई मेरे ऊपर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे, कोई आज तक कोई हमारा सिद्ध नहीं कर पाया। और क्यों सिद्ध इसलिए नहीं कर पाया, क्यों हम पाक साफ रहते हैं, हर समय ईमानदारी इसके साथ काम करते हैं, अपना कर्तव्य ही अपना सेवा समझता हूँ। और उस तरह से मैंने आज तक हर विभाग को मैंने सेवा की है और यहाँ पर नाम कमा के आज यहाँ तक आ पाया हूँ। डॉक्टर साहब, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, आपने क्या कोई मेडिकल डिग्री ली हुई है या हमने मेडिकल डिग्री भी लिया है, पीएचडी भी है, और पीएचडी भी किया आपने? हाँ, मेडिकल में मैंने होम्योपैथिक से भी हूँ, आयुर्वेदिक से अच्छा। डिग्री है मेरे पास। क्या नाम प्राकृतिक चिकित्सा, क्या नाम पंचकर्म षटकर्म क्रिया, ये सारी मैं कर लेता हूँ। और इसमें पार्ट टाइम में मैंने डॉक्टरी करके देख भी लिया है, तो मैंने 1 घंटे सुबह अपनी हेल्थ की योगा के साथ साथ अच्छा। इनमें मैं डॉक्टरेट करने के लिए सुबह प्रातः जाता था। विवेकानंद नीडम में भी कई जगह मैंने निस्वार्थ निःशुल्क सेवा करके मैंने सभी की चिकित्सा की है। यानी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आपको यूं ही नहीं कहते, क्योंकि आपके पास ढेर सारी डिग्री हैं, अपना जिस तरह से डॉक्टर भी हैं आप, मतलब अगर कहीं कोई किसी समस्या में घिर जाए, किसी परेशानी में आ जाए, तो आपके पास हर तरह का हथियार है, हर तरह का आपके पास उसका उपचार है। फिर चाहे वो टेक्निकल बात करें तो आपके पास बी की डिग्री भी है, और अगर कोई भी चाहे बीमार हो, जो डॉक्टर कह दें कि ये अब इनको घर ले जाइए, इनके अलावा कोई चारा नहीं, उसको मैं जीवित कर सकता हूँ, उसको अपने पैरों पर खड़ा कर सकता हूँ, इतनी मैं सामर्थ्य रखता हूँ। कोई भी काम ऐसा हो जो नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी टेक्निकल हो, उसको भी मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फायर इंजीनियरिंग से मैं इंजीनियरिंग किया हुआ भी हूँ, और इनमें बखूबी सारी सेवाएं देता हूँ और बखूबी सारी व्यवस्थाएं करता हूँ। डॉक्टर साहब, जो टेक्निकल डिग्रीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, फायर से जुड़ी हुई या मदद से, तो ये क्या नगर निगम में जॉब के दौरान आपको ज़रूरत पड़ने पर आपने इनको डिग्री कोर्सेज किए, या पहले से ही आपने किया हुआ था? मैं जब से पढ़ाई शुरू की है तो उसी समय से मैं डबल का नाम पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मौका मिलता था, जहाँ गैप होता था उसमें लाभ लेकर के मैं पढ़ता था। फिर जब नगर सेवा में आ गया तो नगर सेवा के पहले भी मैंने AMI मैकेनिकल से, जो मैंने कैलकाटा से लिया था, हाँ, द इंजीनियर वहाँ से, तो वहाँ से भी मैंने ये पहले से शुरुआत की थी। इसलिए यहाँ भी हमारी फाइल इतनी मोटी हो गई है PF, उसमें मैंने ये सारी डिग्रियों की परमिशन ली हुई है, चाहे वो PhD हो, चाहे क्या नाम MA हो, चाहे LLB हो, LLM हो। ये LLM भी अभी मेरा अधूरा है, उसकी भी मैंने परमिशन लेकर रखी हुई है, वो भी एक दिन पूरा करेंगे। और सारी डिग्रियाँ क्या नाम ये मैंने यहीं लेकर के की हैं। कुछ डिग्रियाँ मैं पहले से जहाँ पढ़ रहा था उधर भी लेता रहा। तो ये पढ़ने का जो शौक है आपका, निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा शौक हर किसी व्यक्ति को नहीं होता, खासकर तब जब वो जॉब में आ जाता है, उसके पास विभागीय जिम्मेदारियां होती हैं। कक्षा 1 में जब मैं पढ़ने गया था तो गुरुजी ने मुझे रामायण पढ़ना सिखा दिया था। तो जब रामायण पढ़ना सिखा दिया था तो फिर पहली क्लास में आप रामायण पूरी पढ़ चुके थे? पहली क्लास में रामायण में सब छंद दोहा ये सब मैं पढ़ लेता था। तो जब मैं पढ़ने गया तो मुझे दूसरे दिन मुझे दूसरी क्लास में कर दिया गया। जब मैंने लिख के भी बता दिया तो मुझे तीसरे दिन तीसरी क्लास में कर दिया था। तो ऐसी बड़ी कहानियां हैं। तो पढ़ने के मामले में ऊपर वाले ने हमें ऐसी वो दिया है कि जो पढ़ता हूँ पास हो जाता हूँ, फर्स्ट क्लास भी पास होता हूँ। यानी ये गॉड गिफ्ट है आपको कि आप एक साथ कई क्लासेस, अर्ली क्लासेस आपने, ये गुरु की सेवा है और गुरु की सेवा का हमें ये फल है। जो हम वो एक बार जो इच्छा कर लेते हैं वो हमें पूर्ण उसमें सफलता मिल जाती है। डॉक्टर साहब, नगर निगम में जॉब के दौरान आपको अपने काम के दौरान ऐसा कौन सा चैलेंजिंग टास्क नज़र आया, बहुत टफ भी था?
तो यहाँ कई कई मिले, लेकिन अभी जो उदाहरणता में एक आध जो बड़े बड़े हैं, जैसे मान के चलो स्वच्छ भारत मिशन उस समय नहीं आया था, तो उस समय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आया था 2004 में। तो 2004 में इंडिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ग्वालियर महानगर में सबसे पहले टॉप में करके मैंने दिया था। और यहाँ पर एक सीडी कंपनी आई थी, उस कंपनी के माध्यम से मैंने पूरा शहर संभलवा दिया था। लेकिन यहाँ की राजनीति और उसमें जो दबाव डाल के काम लेने की, जब काम करने पे आते हैं तो लोग नेता लोग काम नहीं करने देते, तो इसलिए वहाँ चैलेंजिंग स्थिति आ जाती है। लेकिन कुछ यहाँ की स्थिति वैसी है, तो इसलिए वो लगातार काम करने नहीं देते, इसलिए वहाँ से चेंज करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। तो इसलिए वो कंपनी उस समय फेल हो गई, और जो नकारा लोग हैं उनको काम दे दिया गया, तो फिर वो फेल हो गए, कंपनी ही फेल कर दी। डॉक्टर साहब इसी के साथ जैसे ही अब कोरोना काल आया, हम्म, तो कोरोना काल में लोग बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन मैं बाहर ही निकलता था, घर पहुंच ही नहीं पाता था, 6 महीने तक घर ही नहीं गया था। गाड़ी में ही भोजन, गाड़ी में ही सेवा, गाड़ी का नाम शमशान घाट से स्टेशन, स्टेशन से शमशान घाट, क्योंकि 39,000 मैंने प्रवासी लोग जो मजदूर बाहर से थे उनका नोडल ऑफिसर भी बना दिया गया था। और जो कोरोना काल में जिनकी डेथ हो गई थी, और एक एसडीएम RK पांडे जी थे, और मुझे लक्ष्मीगंज विद्युत सत्याग्रह पे और शमशान घाट का यहाँ बना दिया गया। कोरोना बॉडी अपने साइन से प्रमाणित करेंगे और वो प्रमाण पत्र देंगे, और तब उसके बाद जलाई जाए, कोई कानूनी जगह न जल जाए। तो ऐसे का नाम 2-3 शमशान घाटों पे ये व्यवस्था की गई थी, उन सबका भी मैं नोडल था। तो वहाँ उस समय ऐसा लग रहा था पशु पक्षी और मानव योनि कोई बाहर नहीं निकल रही थी। उस समय ये सब जलाने से लेकर सारी व्यवस्था मुझे करने पड़ रही थी, और वहाँ बखूबी इसको मैंने निभाया। और उस समय जितनी भी बॉडी आई, मैंने जब तक अंतिम बॉडी जब तक नहीं जल जाती थी तब तक मैं शमशान घाट नहीं छोड़ता था। सभी के पंचनामा मनाता तो सबको जला के तब जाता था। 4088 बॉडी मैंने जलाई हैं, जिसमें करीब 1000 बॉडी के लगभग तो लोग आए ही नहीं अपने नाम लिखाने कि ये मेरी बॉडी है, तो उनका भी मैंने दाह संस्कार कर दिया। अंत में उसको मैंने शमशान वहाँ पर जा कर के अस्थियों का विसर्जन भी मेरे द्वारा कराया गया। सौरों घाट ले जाया गया, 540 अस्थियों को सौरों घाट ले गया, और 108 कलश में, एक कलश में 5-5 की अस्थियाँ थीं, क्योंकि उनके नाम नहीं थे, तो उनकी अस्थियों में एक कलश में 5-5 की अस्थियाँ रख दी थी, क्योंकि उनका नाम पता कोई था नहीं। तो 108 में 540 ये थी। फिर 90 कलश हर की पौड़ी हरिद्वार ले गया, तो उसमें भी हर एक में 5-5 थी, तो वो भी करीब 450 अस्थियाँ वो थी, जिनका कोई बारिश नहीं था, जो केवल शमशान घाट पे आकर के छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसी जो ये लावारिस नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बारिश लोग अपना नाम तो नहीं लिखाते थे, और कहते थे, तुझे कहते थे मेरा ये बाप है मर गया, मुझे क्यों मानना चाह रहे हैं, और जुम्मेदारी से बच के छोड़ के भाग जाते थे। उन अस्थियों का मैंने अस्थियों का विसर्जन भी किया, अपने स्वयं के पैसे से जाके वहाँ ले गए, नगर निगम के सहयोग से डीजल और गाड़ी का उपयोग किया। हमारे कर्मचारी, जो मैंने 3 कर्मचारी वहाँ भर्ती किए थे, तो बाकी कर्मचारी वहाँ कोई काम करने को भी तैयार नहीं था, तो 3 कर्मचारी अजय हमारे कमिश्नर सामने मैंने परिस्थिति बताई, तो उन्होंने कहा कोई से तुम आदमी रख लो, तो कोई तैयार नहीं था, 3 तैयार हुए, तो वो तीनों कर्मचारी आज काम कर रहे हैं, और उसके बाद आज तक वो अभी सेवा भाव में लगे हुए हैं। इसी तरह से कई समस्याएं हमारे सामने आई, सभी चैलेंज किया और मैंने काम करके दिखाया। डॉक्टर साहब, फायर ऑफिसर हैं आप, फायर डिपार्टमेंट जो है वो आपके ही जिम्मेदार है। कई इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें एकदम से जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जो इफेक्टेड लोग हैं, उनसे जुड़े लोग, वो सीधे सीधे फायर डिपार्टमेंट पर एलिगेशन, आरोप लगा देते हैं कि इनकी देरी के कारण ये हुआ, ये घटना बट रोकी जा सकती है, कम हताहत हो सकते थे, या इसको कम किया जा सकता था। उस समय आपको कैसा लगता है? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा, यहाँ आम जनता में एक भावना सी बन गई है, अगर कोई घटना कैसी भी हो जाए, चाहे उसमें कोई घटना नहीं हो, तब भी उसने आरोप लगाने की एक आदत सी बन गई है। जबकि ये एक मान के चलिए लेटेस्ट ही एक घटना है जो आपके बहुड़ापुर पे हुई थी, तो उसमें हमारी गाड़ी मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक दूसरी घटना में गई थी। उसको जैसे ही सूचना दी, वो 3 मिनट के अंदर उस घटना पे पहुंच गई। उसने घटना की स्थितियां परिस्थितियां जैसी बताई, उसके हिसाब से वहाँ हमने 6 गाड़ियां एक साथ अपनी भेज दी थी। उस गाड़ी जाने को जगह नहीं थी, फिर भी अपनी जगह करके वहाँ पहुँचाई। इसके अलावा उनको फिलिंग करने की व्यवस्था भी टाइम से मैंने कर दी। मतलब 15 मिनट के अंदर मैं पूरे शहर की 6 सब स्टेशन की गाड़ियाँ वहाँ पर थीं, उनकी रिलीवर गाड़ियाँ
पानी भरने का सिस्टम सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैंने रिफिलिंग में टाइम लग गया। हाँ उनमें टाइम जरूर लग गया था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं थी पानी की। मैंने इमरजेंसी में इसलिए रखते हैं बाई चांस, लेकिन इतना पानी था कि उस घर में चूंकि वो 600 वर्ग फुट का था, अगर वो सारा पानी रोक लिया जाए तो घर के ऊपर से पानी निकल सकता था, इतना मैंने पानी की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन फिर भी लोग आरोप लगाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, फिर उसमें कोई नहीं। वहाँ पे जब गया था मैं, उसमें छत पे चढ़ के देखा कि पीछे से एक रास्ता दिख रहा है, तो दूसरी छत से कूद करके उस छत पे जाके देखा है कि दरवाजा भी है। तो एसडीआरएफई वालों के जो होमगार्ड है, आपदा प्रबंधन की, उनको बुला करके उसको कटवाया, अपने स्टाफ लगाया, और वो बॉडी वहाँ से मैंने उस रास्ते से निकली, क्योंकि सारे रास्ते पर वो लॉक थे। एक ही सिंगल गेट था, लाइफ लाइन गेट केवल पीछे का था। उन्होंने उसके ऊपर अलमारी पीछे से लगा के रखी हुई थी, और वो गेट जैसे ही मैंने काटा तो ताला उधर से भी लगा था और इधर से भी लगा था। तो उसके बाद फिर मैंने पूरा गेट की चौखट काटने पड़ी, तो इसके लिए पूरा गेट बाहर किया। उसके बाद देखा कि अलमारी अंदर से लगी हुई थी, तो अलमारी को उसको धक्का दे के पलटा, और धक्के के पलटने के बाद उस पर जिस तरह से वो क्या नाम मतलब कोई काफी मशक्कत के बाद फिर आपको मशक्कत के बाद उस बॉडी को अंदर से निकाला, उसमें एक बॉडी जीवित निकल आई। तो अगर ये समय रहते हमें ये और सूचना जल्दी दे दी जाती, जैसे लोग कहते हैं कि आग पहले से लग रही थी, वो पता नहीं काम। हमारे पास 100 नंबर भी है, 101 नंबर भी है, इसके अलावा 5 फोन नंबर हैं, इसके अलावा 6 सब स्टेशनों के नंबर अलग हैं। अगर ये कहीं पे सूचना देते कोई भी, तो अगर समय रहते दे देते तो मैं इन बॉडियों को बचा सकता था। आधा घंटा और मिल जाता। अगर हमें ये समय क्या नाम 10 मिनट पहले भी दे देते तो भी बचा सकता था, लेकिन सूचना देने के बाद 10 मिनट के अंदर हमारी सभी गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी। 15 मिनट के अंदर तो हवाई अड्डे की गाड़ी भी वहां आ चुकी थी, और होमगार्ड का दल भी वहां पर आ चुका था। सबके सहयोग से उन बॉडियों को तीनों को बाहर निकाला। उसमें एक बॉडी जीवित निकाली, उसको एम्बुलेंस से तत्काल भिजवाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही वो वहाँ पर वो उतना वो समय, क्योंकि उसमें घुटन पहली हो चुकी थी, लेकिन तीनों बॉडी में कोई बॉडी जली नहीं हुई थी। एक बच्ची के पैर में हल्की सी खाली एक जगह झुलसी हुई थी, किसी के कपड़े नहीं जले हुए थे, केवल घुटन से वो गई थी। अगर उन्होंने पीछे खिड़की खोल के रखी होती, या वो जो दरवाजा था उसको अगर खोल के रखा हुआ होता, उस पर अलमारी नहीं लगाई होती, तो ये तीनों लोग बच सकते थे। इनको मतलब जो कहिए कि उनका लाइफ लाइन वो गेट था, तो उन्होंने उनके पास गेट होते हुए उन्होंने दोनों तरफ से ताले डाल के रखे हुए थे। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से हम ग्वालियर की ही बात कर लेते हैं, ग्वालियर में जिस तरह से कंस्ट्रक्शंस काम हो चुके हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कई अलग अलग तरह के ऐसे काम चल रहे हैं जो बड़े प्रोजेक्ट कह सकते हैं। क्या लगता है कि नगर निगम संसाधनों से उतना पूरी तरह से लैस है? जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के हमारे पास टेक्निक्स हैं, हमारे पास एडवांस फायर के संसाधन हैं, क्या आपको लगता है कि कभी ऐसी कोई आग लगे या ऐसी कोई आपदा आए या परेशानी आए जिसमें हम पूरी तरह से सक्षम हैं? क्या आपको लगता है या कहीं कोई कमी पेशी है जिसके चलते कई बार आरोप भी लगते हैं कि इसकी कमी थी, उसकी कमी थी? जैसे इसी घटना से पहले की कमी थी कि जो फायर बॉल की शायद बात आ रही थी कि वो एक्सपायर हो चुकी थी, तो ये कुछ ना कुछ कमियां शायद हैं, या आपको लगता है? नहीं, कमी क्या रहता है कि उसका उपयोग फायर वॉल का रहता है कि फायर वॉल को, फायर वॉल की तो एक बात बता, फायर वॉल सारे एक संसाधन उसमें रहता है जहाँ 80 डिग्री टेम्परेचर ये एक साथ हो, और वहाँ उसमें डाला जाए तो, और आधा पोर्शन जला हो और आधा नहीं जला हो, तो उस समय वो फायर वॉल जब फटती है तो उसके ऊपर एक, चूँकि उसमें भी फोम ही रहता है, पाउडर फोम रहता है, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन रहते एरिया बना लेती। लेकिन उनका जो घर था फायर वॉल के लिए नहीं था, क्योंकि उस घर में कोई चीज बची नहीं थी, वो जन कब से धधक रही थी। नहीं, वो तो पब्लिक ने जब देखा, जब वो धधक गई, जब वो दरवाजे तक आ गई, वो दरवाजे पर आ गई, और लोगों ने जब खिड़कियां चटक गई, आग लौ निकल आई, तो उस समय नीचे का फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई। तो उस समय की ये स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि फायर वॉल का उपयोग इस जगह नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि उस समय जब घटना जो हुई थी, उस समय जब जांच आई, जांच में निकल कर आया कि फायर बॉल भी थी, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी। अगर वो होती फायर बॉल तो शायद काम नहीं करती। नहीं, आज हम नहीं फायर बॉल घटना के लिए क्या पूरी तरह से सक्षम है? रहता है कि हर चीज का एक टाइम लिमिट रहती है, तो टाइम लिमिट रहती है, तो उसकी क्या नाम, उसके लिए टाइम खत्म होने के पहले उसकी भी फाइल तैयार हो गई थी, दोबारा खरीदने की कार्रवाई की गई, और उसमें वो तैयार थी। लेकिन ये फायर बॉलें एक्सपायर डेट के साथ थी, लेकिन फायर बॉलें फिर भी चला के जो देखी, तो लेकिन उसमें चूंकि दिन हो गए थे, लेकिन फायर बॉल वो चली, चेक करी, क्योंकि उन्होंने कागजों में चला के देखी, कागजों की आग से कहीं चलती नहीं फायर बॉलें। तो इसको परीक्षण नहीं कहेंगे। जब कोई आग कहीं जल रही हो,
40 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में जब जाएगी वो फायरवॉल उसमें जाए तो उसमें एक पटाखा रहता है, तो उसी जगह को पूरा कर देगी, आगे की जगह को वो वैक्यूम बना करके तो कर देती। तो ऐसी जगह आग का वहाँ उपयोग नहीं था। फायरवॉल जो गाड़ी पहले गई थी उसमें फायरवॉल नहीं थी, बाकी गाड़ियों में फायरवॉल रखी हुई थी अपने पास, लेकिन चूंकि वो जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी। और ऐसे जो एयरफोर्स की गाड़ी आई थी उसमें भी रखी हुई थी, अगर जरूरत होती उसका उपयोग करते, तो उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जो सबसे पहले गाड़ी वहाँ जो पहुँची थी वो जो वहाँ आनंद नगर पे थी, तो उसके पास ख़त्म हो चुकी थी, उसके पास नहीं थी, लेकिन हमारे पास फायरवॉल थी, हमारे फायर कंट्रोल रूम पर थी। तो वो उसको अगर उसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती तो हमको सूचना देता तो वो भी पहुँच जाती, लेकिन ऐसी उसकी आवश्यकता, मैं भी मौके पर पहुँच गया था, हमारे कमिश्नर साहब भी। मतलब कुल मिला के आज हम इस तरह से हर तरह के संसाधनों से लैस हैं। ग्वालियर नगर निगम में किसी तरह की कोई उपकरणों की कमी नहीं है, पूरे प्रॉपर हम अगर कहीं कोई बड़ी आगजनी की घटना भी होती है तो उसको हैंडल कर सकते हैं। ग्वालियर शहर में हमारे पास हाई राइजिंग बिल्डिंग से लेके किसी भी बड़ी सी बड़ी घटना के लिए हम बस सुसज्जित हैं। हमारे पास 26 गाड़ियाँ चालू हालत में, 26 गाड़ी यहाँ पर हैं, टोटल 31 गाड़ियाँ हैं, उसमें 26 गाड़ियाँ चालू हालत में हैं। हमारे पास 52 मीटर तक आने वाली हाइड्रोलिक प्लेटफार्म है, लेकिन वो एक घटना ऐसी हो जाए तो कुछ कर्मचारी उससे डरते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई घटना आ जाए कि हाई राइजिंग में लगी है तो हमारे पास फायर ऑफिसर, सहायक फायर ऑफिसर और उनके ड्राइवर हमारे पास एक्सपर्ट, हम उसको भी चलाते हैं। आज भी हम डेमो में उसे चेक करके रख देते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक भर्ती और अलग से कर रहे हैं, जिससे ये लोग सहमे हुए, डरे हुए, ऐसी घटना फिर दोबारा हो गई तो सस्पेंड होंगे, जांच होगी, तो इसलिए वो नहीं, जानबूझ के वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है उस गाड़ी को चेक करते हैं। अगर घटना होगी तो हम जान पे खेल करके भी उसे हम उसका उपयोग करेंगे। हमारे पास सारे संसाधन हैं, सभी कटर हैं, जो आपदा प्रबंधन के जितने सामान रहते हैं वो सभी हैं, बड़े से बड़े छज्जे काटने के, बड़े से बड़े छतें काटने के लिए, दीवारों में छेद करने के सारे इंतजाम हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सभी उपकरण हैं। अभी 4 गाड़ियाँ मतलब ग्वालियर नगर निगम जो है वो किसी भी इस तरह की घटना अगर कोई होती है तो उससे बचाने के लिए, आम नागरिक को उससे सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सक्षम है। हमारे पास बहुत टेक्निकल स्टाफ भी है और उनका सबका हम उपयोग करते हैं। उनको सभी को मैंने 14 अप्रैल को हर साल 14 अप्रैल को अपने यहाँ तो ट्रेनिंग कराते ही है। इसके साथ पूरे शहर में साल भर में कम से कम 100 मॉक ड्रिल करते हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल की हो, तो ऐसी ऐसी जगह मॉक ड्रिल करने जाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग पर जाते हैं। हमारे पास जो AGMP का जो है AG ऑफिस है वहाँ जाते हैं, तो उस ड्रिल में लोगों को बदल बदल के ले जाते हैं। इसलिए उनकी ट्रेनिंग, इसलिए जहाँ भी ट्रेनिंग करने जाते हैं तो ये हमारा ट्रेंड स्टाफ है, फायर एंड फाइटिंग सिस्टम से, फायर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ सारा स्टाफ है, तो इनको सब कुछ सिखाया जाता है। और मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ उसमें, क्या नाम, फायर में, तो मैं सबको ट्रेनिंग बीच बीच में देता ही रहता हूँ। और काफ़ी हमारे जो हमारे नॉन टेक्निकल जो स्टाफ मैंने भर्ती किया था उनको अनुभव के आधार पर भी, जिनको 4-4 साल हो गए, उनको भी इतना एक्सपर्ट कर दिया है, वो अच्छी अच्छी जो हाइड्रोलिक प्लेटफार्म तक की गाड़ी चला लेते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इतने टैलेंटेड HOD मिले हैं उनको इस डिपार्टमेंट में, तो निश्चित रूप से आपका उपयोग हो रहा है, आपका अनुभवों का उपयोग करके बड़ी घटनाओं को उनसे बचा जा रहा है। अब यहाँ बात मैं करूँगा, मदाखलत जो अमला आप भी देखते हैं, जगह जगह शहर में निकलने को सड़कें जो हैं वो अतिक्रमित की हुई हैं, जगह नहीं है लोगों को निकलने के लिए, गाड़ी निकलने के लिए। क्या कारण है कि जो मदाखलत अमला है वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता या रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता, ताकि जो अस्थायी अतिक्रमण है वो हटाए जा सके और लोगों को सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था मिल सके। हमारे तो ये आरोप भी लगते रहे हैं कि मदाखलत व्यवस्था है वो बस एक खाना पूर्ति करता है समय समय पर और हो जाता है। एक्चुअली जो लोग इसके लाभ उठाते हैं वही इस तरह की बात करते हैं। एक्चुअली में हमारे चारों विधानसभा में 4 मदाखलत दस्त थे और चारों के साथ मैं 16 आदियों का स्टाफ लगा हुआ है। इसके अलावा रैकी करने के लिए भी कि कहाँ क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी 4-4 आदमी लगा रखे हैं। तो इस तरह से सब जगह काम करने के लिए जाते हैं। चूँकि 4 गाड़ियाँ हैं, चारों गाड़ियाँ उनको घुमाते रहते हैं और बाहर जितना इंक्लोजमेंट किया रहता है उनको उन पर जब्ती भी करके लाते हैं। इससे लाखों रुपए की वसूली भी हमारे यहाँ होती है। अब चूँकि हाई कोर्ट के आदेशानुसार महाराज बाड़े पे 550 दुकानें थी, तो मेरे द्वारा पिछले 5 महीने से वहाँ पे सभी इंक्लोजमेंट हटा दिया गया है। लेकिन जो कहते हैं ना आतदन अपराधी रहते हैं, वो चाहे कितना करो, जैसे ही उन्हें हटा के गए, हम किसी दूसरी कार्रवाई में गए, उतनी देर में उन्हें पहिए लगे हैं, तुरंत बक्के आ जाते हैं, या वो समेट के ले गए,
उन्होंने दूर जाके रख लिया, फिर जैसे ही देखा सब झाँक झाँक के वो तो आप निकल गए और तुरंत फिर लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने वहाँ स्टाफ भी लगाया। तो स्टाफ लगाया तो जितना स्टाफ लगा के उन्हें भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बुलाने पड़ता है। ज़्यादा कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, अतिक्रमण हटाना पड़ता है या कहीं तोड़ाई करनी पड़ती है, हटाया तो उनका मौके का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन फिर भी इतनी व्यवस्था कर दी कि जो पहले रास्ते जाम होते थे उतने अब नहीं हो रहे हैं। हज़ार बिस्तर का हो, चाहे महाराज बाड़े का हो, चाहे आपका हजीरा का हो, गदाईपुरा का हो, ये क्या नाम आपका कंपू वाले रोड का हो, तो कई जगह मैंने ये रास्ते इतने साफ कर दिए हैं। और काफ़ी माल एक एक दिन में 4-4 गाड़ी एक एक करते हैं। और इस समय तो क्या नाम जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन तीनों मिलके सायंकाल 5 बजे से लेकर 8 बजे तक नियमित रूप से ये 3 घंटे रेस्क्यू करते हैं। उसमें 3 गाड़ी माल पूरा भरा जाता है और इतना सामान जब्ती करके लाते हैं जो लोग घरों के बाहर, जबकि वो उन्हें दल मालूम पड़ रहा फिर भी इतना फैला लेते हैं बाहर, लेकिन फिर मुनादी भी पुटाते रहते हैं। तो इस तरह चारों तरफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है ये कह रही है एक तरह की ढीठ हो गई है। अगर ये जनता सुधर जाए, अगर ये समझ ले कि ये ग्राहक अगर सुविधा होगी, हमारे पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे और ज़्यादा आएंगे। उन्हें जिसको चीज़ लेना वो तो बोर्ड देख करके, सामान रखा है देख करके आ सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए इनको खुद सोचना चाहिए। अगर आज की डेट में टोपी बाजार है, दही मंडी है, ये क्या ना कसेरा होली है, दाना होली है, अगर इसमें आग लगती है तो इसमें हमारी फायर ब्रिगेड की आग अंदर ले जाना मुश्किल। आप लोग कहेंगे साहब देर से आई, आग लगती है जल्दी लाओ करेंगे और रास्ता वहाँ से नहीं, गाड़ी घर पे सामने लगा के रखी है। वहाँ भी मैंने, आप बताइए 200 मीटर तक पाइपलाइन बिछाई थी, तब उस घर में आग पहुँच पाई थी। फिर बाद में मुनादी और सायरन बजा के, लोग घंटी बजा के गाड़ियाँ हटवाई, तब वहाँ गाड़ी 3 गाड़ी वहाँ जाके लगा पाई। और दूसरी सामने वाली छत से, पीछे वाली छत से, चारों तरफ से कर लिया था। इसलिए जब जब घटनाएं हुई हैं तब तक मैंने फायर कॉल किया और फायर कॉल पे मैं उपस्थित रहता हूँ, 24 घंटे में तैनात रहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। ग्वालियर नगर निगम पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं। एक आम आदमी जो है वो ये मानता है कि नगर निगम के ऑफिस में जाना और किसी भी काम को कराना है तो बिना लेन देन के कोई काम होता नहीं। वहाँ भ्रष्टाचार आकंठ डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार, अधिकारी कर्मचारी सब एक आम जनता का परसेप्शन बन गया है। क्या कहेंगे, इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं? आरोप लगाना लोगों की आदत बन गया है, लेकिन आरोप जनता ही जा कर के जो खुद ही जाके कुछ करती है। हमारे पास जितने विभाग रहे हैं, मैंने विभागों को ऐसे एक एक कैंप में जाके 4 जन कल्याण के 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार मैंने निःशुल्क वहाँ सभी के सामने उनके जो लोग बताते हैं इनसे वहाँ पैसे लगते हैं, ये लगते हैं, तो सारे निःशुल्क बना के दिए हैं। तो मैंने इसलिए जगह जगह कैंप लगा के इस भ्रष्टाचार खत्म करने का जितना प्रयास किया है मैंने बखूबी किया हुआ है। यहाँ पर जितने भी अतिक्रमण हो, चाहे बंदाकलत से जुड़ा हुआ, मैं इंजीनियरिंग सेक्शन में भी रहा। मैंने फायर आपने ये क्या नाम ग्वालियर विधानसभा 1 लगायत 6 वार्ड, जब ये जो आज 11 नंबर है वो 6 नंबर जोन था, तो 1 लगायत 6 जोन, मतलब ग्वालियर पूरा विधानसभा 1 लगायत 5 थी और 6 नंबर जो 11 है वो 6 नंबर था पूरा विधानसभा, जिसमें कई वार्ड अब 3 वार्ड हो गए वो था। तो ये इसमें मैंने, जहाँ लोग कहते थे यहाँ पर कोई परमिशन आती नहीं है 6 छोड़ के, तो मैंने 1 लगायत 5 में भी परमिशन लोगों को दी। और कई कॉलोनी जीडीए की थी, वो परमिशन लेने थे, कोई देरता नहीं था, लेकिन मैंने इनको पैसा दिया भ्रष्टाचार मुक्त करके। जहाँ परमिशन सालों नहीं ली जाती थी वहाँ एक एक वार्ड में मैंने 100-100 परमिशन ला के दी थी। तो ये तो अधिकारियों को काम करने का तहजा करने का तरीका है। हमारे विभाग में कहीं भी लोग चूँकि जिनके काम में कमियां होती हैं वो भ्रष्टाचार लगाते हैं। एक्चुअली मैं जो काम जिनके होते हैं मैं उनके निःशुल्क करता हूं और पूरे क्या नाम जो जो विभाग मेरे पास रहे हैं कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, किसी ठेकेदार को दिक्कत नहीं आई, किसी कर्मचारी को नहीं दी आई, किसी हितग्राही को दिक्कत नहीं आई है। डॉक्टर साहब, आप भले ही दावा कर रहे हैं, लेकिन मेरे को याद आता है जब नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे, 2014 के आसपास की बात है, वो यहाँ मीटिंग में आए थे, उन्होंने मीटिंग ली थी, तब वो उन्होंने कहा था कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्ट नगर निगम ग्वालियर की है। ये उन्होंने झुंझलाते हुए मीटिंग के दौरान उनको इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने आपा खो दिया और उन्होंने कहा कि अब सबसे देखो, मैं भ्रष्ट अगर हमारे कोई नगर निगम हमारे है तो ग्वालियर की है। हमारे वर्तमान में उन्होंने भी एक शब्द और बोला था, मैं नहीं लूंगा। मेरे वर्तमान में भी हमारे वो माना बिल्कुल अभी भी मंत्री है, जी हैं, फिर से मैं उन्हें किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके मतलब पास वो खुद इस लेकिन बात से ऐसा कोई ऐसा चश्मा नहीं है कि ऐसा उन्होंने कुछ देखा हो या करा, किसी ने बोला होगा मीटिंग इसलिए के दौरान निश्चित रूप से उनकी तो फाइलें पहुंची। इसलिए कोई गुस्सा में उन्होंने बोल दिया होगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो ये कोई काम होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ बड़ी काम तो होते हैं, लेकिन इसलिए आम बड़ी जनता इसी बड़ी बात से बड़ी परेशान ईमानदारी है। के साथ यहाँ काम हो रहे हैं। और कुछ लोगों के कारण ही, कुछ एक दो ऐसे भ्रष्ट लोग होते भी हैं, तो वो अपने आप पकड़े जाते हैं। पकड़े भी गए, आपने देखा हो, सभी अधिकारी ऐसे नहीं रहते हैं। उसमें 100 में 1% कोई एक आध होगा तो वो उनको रिजल्ट मिलता है। और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के परिवार भी कोई अच्छे नहीं होते हैं, और जिनके साथ ऐसा जो करते हैं उनका वो पैसा किसी को फलता भी नहीं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, आखिरी हो ही गया। सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ी परेशानी है ग्वालियर में। तमाम आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तमाम कोशिशें जारी हैं, बावजूद इसके कुछ ना कुछ कमी निकल ही आती है कि हम बहुत पीछे चले जाते हैं। रैंकिंग में सुधार दिखता भी है, फिर हम पीछे चले जाते हैं, फिर सुधरती है, फिर पीछे चले जाते हैं। ये रोजाना का कार्य है। रोजाना सफाई होती है, रोजाना के लोग गंदगी करते हैं। अगर ये जनता पब्लिक अवेयर हो जाए, अगर ये सभी सबके लिए डस्टबिन दे दिए हैं, सभी के लिए कचरे के ठिये समाप्त कर दिए हैं, डोर टू डोर गाड़ियाँ चलना चाहिए, जितने संसाधन होते हैं इतनी गाड़ियाँ इतने संसाधन कर दिए हैं। अगर ये समय से रहते हुए सारे अपना कचरा अपने डस्टबिन में रखें और उनको जो डोर टू डोर गाड़ियाँ आती है उसमें कचरा डालें, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं भी। क्योंकि सब जितनी दुकानदार हैं उनको डस्टबिन दे रखा है। अगर वो जब गाड़ी आती है उसमें डाला जाए तो कचरा रोड पर आएगा ही नहीं। और फिर रोड की जो स्वीपिंग होती है, रोड स्वीपर आज मैकेनिकलाइज भी कर दिया गया है। कई रोड स्वीपर भी आ चुके हैं, तो जगह दिन रात सफाई चल रही है। लेकिन शहर की स्वच्छता जितनी अच्छी होती है, उसमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उस चीज़ को नहीं समझते हैं, और वो रोड पे जानबूझ के फैला जाते हैं या चलते रास्ते पे फेंकते चला जाते हैं। विदेशों में और कई जगह इतने स्वच्छ हो गए, कचरा लोग जेब में रख ले जाते हैं, पॉलीथीन में रख दिया, जहाँ उनको डस्टबिन होगा वहाँ उसको डाल देंगे। खाली प्लॉट रहता है, लोग कुछ नहीं, छत के ऊपर से उसमें कचरा सामान फेंक फेंक देते हैं। तो यहाँ जनता ही ये कचरा कर रही है। नगर तो पूरा प्रयास कर रहा है, स्वच्छता में हर संभव जितना संभव हो सकता है सारे संसाधन लगा दिए, स्टाफ लगा दिया है। दैनिक आउटसोर्स की भर्ती करके डोर टू डोर गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। दिन रात सफाई, रात में सफाई, कॉमर्शियल भी सफाई की जा रही है। तो इसलिए सफाई स्वच्छता में कहीं भी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए, तमाम प्रश्नों के बखूबी जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अतिबल सिंह यादव जी, जो कि ग्वालियर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर हैं, और बखूबी तमाम विभागों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और ये निभा भी रहे हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि जब तक ग्वालियर की जनता जागरूक नहीं होगी, तमाम परेशानियों से निजात नहीं मिल सकेगी। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।